क्या आ गया हमारा आंसर। तो कितना आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे रैंडमली हमेशा कंसेक्यूटिव ईयर में पूछे जा रहे हैं, तो भैया इन सब क्वेश्चन को करके चलना पड़ेगा। अगर आप हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मैं आप लोगों को ना एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन कल वाले वीडियोस में मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था कि किस तरह से स्टैंडर्ड वाले पेपर में जो बच्चों के स्टैंडर्ड पेपर आए हैं उसमें आपके 2014, 16 और 2020 तक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उसी बेस पे 2011 और 2014 ये क्वेश्चन आपको बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप अच्छे तरीके से करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो चुनिंदे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करवा रहा हूँ विद कंसेप्ट। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सबों का आप अच्छे से बेनिफिट उठाओ, क्योंकि भाई ये करके चलोगे जब भी कुछ हो पाएगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, इसीलिए मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी के कंसेप्ट लगाओ और पेपर के लिए आप पीवाईक्यू लगाओ, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में प्रूफ डेट वाले हो या इस तरह के क्वेश्चन हो, 90s एक्यूट वाले हो, सारे करवा दिए। भाई जाके चेकआउट करो, करने लग जाओ, इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। और मैं बिल्कुल आसान से जिस तरह से मैं ऑफलाइन में कंसेप्ट देता हूँ सिंपल छोटी छोटी भाषाओं में, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को ग्रैब करोगे। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जानते हो ये x कहाँ पे है, ये x दे रखा है इसके साथ और ये इक्वेशन है इक्वल्स टू में 10 है। भाई बवाल सा क्वेश्चन है, बट इसको अभी देखते हैं किस तरह से इसे सेट किया जाए। कह रहा है 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में x साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस 3/4 10 स्क्वायर 30 इक्वल्स टू में 10। आपको मैंने कल वाले वीडियोस में बताया था और इससे पहले वाले हर एक में बताया था कि भाई आपको इनका रेशियो याद होना चाहिए। इससे पहले वाले में मैंने रेशियो भी आपको ट्रिक से याद करवाया था, अगर नहीं किया है प्लीज़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से देखना। सबसे पहले आपको ना इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो जो टेबल बनता है, आपको क्या बोला था मैंने, एक का याद रखना। एक का कैसे याद रखना, जैसे मान लो साइन है तो साइन आपको पता है 0 डिग्री होगा, यहाँ 30 होगा, फिर आपके सामने 45, फिर आपके सामने 60, फिर 90, ये 0 पे 0, ये 1/2, ये 1/√2, यहाँ होगा √3/2, ये हो गया 1। ये बात तो क्लियर होगी आपके सामने। फिर उसी तरह से देखो यहाँ पे कह रहा है कॉसेक, तो आपको मैंने क्या बताते यहाँ पे प्रूफ डेट वाले सेशन देख लो, साइन का अपोजिट क्या हो गया कॉसेक। आप जानते हो जब साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसाइन 30 डिग्री पे 1/2 है, अगर ये 1/2 है तो कॉसेक कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, 1 का कोई वैल्यू है नहीं। तो सिंपल तरीका है, 2 आप ऐसे रखो, मल्टीप्लाई लो, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2, इसकी लगाओ स्क्वायर, प्लस लो, सिंपल। ये x है, इसके साथ तो छेड़खानी करना नहीं बिल्कुल भी। साइन 60 कितना होता है देख लो √3/2, ये ले भाई √3/2, इसका भी स्क्वायर घेरा कर दो, एक सेपरेट माइनस। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना किस तरह से कैलकुलेशन होगी। ये है 3/4, 10 की वैल्यू स्क्वायर पे आपको पता है कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिख दो स्क्वायर, बराबर में रख लो 10। ये बात समझ आ गया, ये 10 पे डिग्री नहीं सीधा वैल्यू है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे। अगर अब सॉल्व करते हैं 2 की स्क्वायर 4, अब 4 को 2 से करो कितना आएगा 8, ठीक भाई, प्लस ये है, इसके पास आप रखो x ऐसे ही, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू करता हूँ स्क्वायर में तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ये होल के ऊपर है तो मतलब 2 तो अकेला फ्री है, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे इससे कैंसिल आउट, तो कितना हो गया यहाँ पे 3/4, ये हो गया ब्रैकेट, कोई दिक्कत। अगला हो गया यहाँ पे, अब इसको देखते हैं, -3/4 है, इससे 1 का स्क्वायर तो हमें पता 1 है, लेकिन इससे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये बराबर हो गया 10 के। इतनी बात समझ आ गई आपको। देखो ये रहा 8 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x/4 माइनस ये 3x के साथ हो जाएगा 3/12, क्योंकि 4 3 जा 12 करना पड़ेगा, ये बराबर हो गया आपके पास में 10। ये बात समझ आ रही है आपको। अब क्या कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो आप ऐसा करो 3x/4 ऐसे रखो, ये बराबर में 10 था, पहले बार 10 था
तो इसको उधर ले जाओ, क्योंकि नंबर नंबर है, ये पॉजिटिव है तो उधर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आ गया नेगेटिव। ठीक है, अभी इसके साथ ये नंबर है, इसको भी आप क्या करो, ये नेगेटिव है तो उधर ले जाओ, किस में आ गया, पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना, ये जो 10 था 10 को ऐसे रखा, ये नंबर दिख रहा है, ये प्लस में था तो उधर चला गया माइनस में, ये नंबर था ये नेगेटिव में था उधर चला गया पॉजिटिव में। अब ऐसे कर लो, ये 3x/4 ऐसे रखो, 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2, ये हो गया 3/12। बात समझ आ रही है, यहाँ पे क्या रखा मैंने, 10 में से 8 गया तो क्या हो गया 2 आ गया, ये तो खत्म इसकी, ये वाली पूरी वैल्यू करके ये आ गया। अब प्लस में इतना रहने दिया, अब कुछ नहीं है तो नीचे आप क्या ले लो, यहाँ पे 1। अब यहाँ से 1 मैं इस इक्वेशन से कर रहा हूँ, देखो 3/4 है बराबर में 2/1, यहाँ पे प्लस 3/12। ध्यान से सुनते जाना, ये आप रख लो 3x/4 बराबर में इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। 1 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 12 टाइम्स में आता है, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 24, प्लस 12 के टेबल में 12 कितने 1 टाइम्स में, 1 को 3 से करो। ठीक भाई, यहाँ पे क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखो क्या कर सकते हो, 3x/4 इक्वल्स टू 24 और 3 कितना हो गया 27, तो ये हो गया आपके पास में 27/12। अभी क्लियर करता हूँ सारी बातें, देखो 4 ये हो गया, 27/12 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हो, 4 से चला गया कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। क्लियर हो गया भाई, 4 से कितने टाइम्स में कट गया ये 3 टाइम्स में, और ये 3 से कट गया 27 9 टाइम्स में। समझ आ रही बातें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है कि 3x/4 बराबर में 27/12। तो पहले मैंने 4 से 12 को 3 टाइम्स में काट दिया, जैसे ये गया दोबारा सुन लो, ये 3 बार में चला गया। ठीक है, आपके पास में ऐसे बचा 3x/27/3, इस 3 से चला गया ये 9 टाइम्स में, इधर बच गया x बराबर में 9। अब क्या कर सकते हो, x की वैल्यू लो और 9/3 काटा पीटी कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो लो हमारा आ गया। लोगों को कंसेप्ट समझ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और सारे चैप्टर क्या इसी तरह से इजी कंसेप्ट पे चाहिए या सीधा सीधा क्वेश्चन करवा दूं मैं, तो भाई ये लोग भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, सच दैट आपको सामने क्वेश्चन था 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री, x दे रखा था sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 10। ये वैल्यू हो गई आपके पास में, आपको कुछ नहीं करना, सीधा cosec था, cosec की वैल्यू मैंने इससे पहले टेबल बताया, आपने वैल्यू रख दी, यहाँ पे x को ऐसे रहने दिया, साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे √3/2 रख दिया, यहाँ पे 3/4 एज इट इज, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, आपने स्क्वायर रख दिया, काटा पीटी, 2 की स्क्वायर 4, 4 2 जा कर दिया 8, इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो बच गया यहाँ पे 3, तो 3 यहाँ पर आ गया, 2 की स्क्वायर हो गया 4, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो गया यहाँ पे 3x/4। उसी तरह से यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट से कैंसिल आउट तो 3 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3, अब 4 3 जा 12 इक्वल्स टू में 10 एज इट इज। 8 यहाँ पे है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपल सी बात हो गई थी। अब क्या करना, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती उसको एज इट इज रखना होता है। हमने इधर रखा 10 को यहाँ पे रखा, और ये जो प्लस की वैल्यू थी उधर जाके माइनस, ये माइनस वाली हो गई प्लस। फिर मैंने इसको ऐसे रखा, ये दोनों सिंपल दिख रहे थे तो मैंने इसको सीधा 2 कर लिया, इसको यहाँ पे 3/12 रहने दिया। फिर यहाँ पे 3x/4, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान सकते हैं, प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया 12 आ गया। यहाँ पे 1 के टेबल में 12 कितने 12 बार में ही आता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 24। इट मीन्स कि 1 के टेबल में 12 जो है 12 टाइम्स में आता है, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा, ये प्लस हो गया। 12 के टेबल में 12 1 टाइम्स में आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3। अब ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। फिर हमने देखा यहाँ पे 3x/4 एज इट इज रह गया, 24 प्लस में 3 कितना हो गया 27, और नीचे कितना हो गया 12। ये बात समझ आ गई। मैंने क्या करा यहाँ पे, यहाँ से करना शुरू कर दिया था कि ये 4 से 12 को मैंने 3 टाइम्स में काट दिया था। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आया तो यहाँ देख लो, 3x/4 कर दिया,
27/12 कर दिया, 4 से 12 चला गया 3 टाइम्स में, समझ आ गया। रिमेनिंग हमारे पास हो गया 3x/27/3। अगेन इस 3 से 27 को 9 टाइम्स में काट दिया, हमारे पास आ गया 3x = 9। फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x को इधर छोड़ा, ये नीचे गया, काटा पीटी कर दिया, आपका आंसर 3 आ गया। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको इसी तरह के कंसेप्ट आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद आप क्वेश्चन कोई सा भी लगाओ, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो आ होंगे गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का मतलब 8.4 का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोडेड है, उस चीज़ को अभी तक नहीं देखा है, आप उसे देख लेना, फिर जब ये समझ आएगा। और 8.4 जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी ना कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आपको पता चल गया होगा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सेकेंडों में हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे मैं एक लॉजिक बताता हूँ को है क्या। ये भी 8.4 का, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 8.4 का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये सीबीएसई का फेवरेट हुआ करता था। आप देखो यहाँ पे 10 में, 11 में, 12 में, इट मीन कि 2010 से शुरू हुआ था, 11 में भी आया और 12 में भी आया, मतलब ये कंटिन्यूअस आता रहा था 3 साल। लेकिन इसकी ट्रेंड क्या हो गई अब थोड़ी सी कम। लेकिन एक चीज याद रखना, इतिहास हमेशा कभी न कभी रिपीट होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी चीज आप याद रखना। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत सेकेंडों में हो जाएगा। आपके दिमाग में ये चीजें पहले फिल्टर होना चाहिए कि क्वेश्चन करने से पहले मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ध्यान से सुनना, पूरा देख लोगे आपका 8.4 कंप्लीट हो जाएगा और इवन सारे क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट 1 इसके 2-3 पार्ट आएंगे, आप कंप्लीट कर जाना, पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा। पार्ट 8 के बाद जो टफेस्ट सब्जेक्ट लगते हैं बच्चों को, जो उसमें भी चैप्टर, वो मेरी गारंटी है, ठीक। इसके बाद 9वां करवाऊंगा, 12वां करवाऊंगा, 14वां ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसको मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा, तो जिससे कि आपके पूरे मैथ्स में कंप्लीट नंबर हो जाए। उसके बाद साइंस का नंबर, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, वो सब चीजें मेरे पे छोड़ दो, बस मैं आगे देखते जाओ। बस एक ही चीज है कि आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। देखो ये क्वेश्चन फुल इज्जत मांगता है, जैसे आपने देखा 10, 11, 12, तो मतलब इसको इज्जत चाहिए भैया, फुल इज्जत चाहिए वापस से। क्या पता 10 बार 10 ईयर होता है, 10 ईयर रिपीट हो जाए। तो ये क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो LHS है ये RHS के बराबर प्रूव करना है, आपको पता ही होगा यहाँ पे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप सबसे पहले LHS को लिखो। यहाँ पे ये लिखा आपने LHS, और LHS में वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे ले लो कि यहाँ पे cosec, क्या लिखा है यहाँ पे cosec थीटा माइनस ये है cot थीटा। जब ये लिख लिया यहाँ पे, अब क्या कर सकते हो, इसके बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होगी। cosec थीटा को मैंने आपको पार्ट 1 वाले में बताया था, cosec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin थीटा, ठीक भाई, ये ब्रैकेट लगा लो, माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हो यहाँ पे cos थीटा अपॉन में sin थीटा। मैंने आपको ये बताया था, ये आइडेंटिटीज होती है, मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया था कि जो आपके पास में यहाँ पे ये cosec थीटा है, इसको आप 1 अपॉन में sin थीटा भी लिख सकते हो, और जो यहाँ पे cot थीटा है इसको आप cos थीटा अपॉन में sin थीटा भी लिख सकते हो। तो ये क्या है आपकी आइडेंटिटीज है। तो भाई ये आइडेंटिटीज है, ध्यान रखना आइडेंटिटीज, ठीक भाई। तो उसी तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है। cosec थीटा को आपने 1 अपॉन में sin लिख दिया, cot थीटा को cos अपॉन में sin लिख दिया। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे दो चीज, इनमें देखो आप ले लो यहाँ पे एलसीएम। जब आपने इसका एलसीएम ले लिया तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे sin थीटा आएगा। देखो इसको हमें इससे डिवाइड करना पड़ता है। sin की टेबल sin कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, 1 ऊपर बचा, इसको करवा लो मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस। अगेन साइन के टेबल में साइन डिवाइड करना होता है, जो नीचे होता है, तो 1 आ जाएगा, 1 को cos से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, वैसे भी नहीं पता, अगर ज़्यादा दिक्कत हो, एक मेंटोस जिंदगी है, आप सीधा जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे, जब यहाँ पे अलग अलग होगा एलिमेंट जब। ठीक भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके पास में स्क्वायर। ठीक है, जब इतनी चीज़ हो गई, अब एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे
कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलो 1 है माइनस में ये कॉस थीटा, इसका मैंने लिखा होल स्क्वायर, और नीचे है साइन का स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर है, इट मीन्स कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, और नीचे जो यहाँ पे साइन स्क्वायर के ऊपर, मतलब कि साइन के पास भी स्क्वायर है तो साइन के ऊपर स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये बात समझ आ गई है, इसको चलो मैं यहाँ से करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा, ये थे भाई यहाँ पे, ये होल स्क्वायर है, और नीचे जो है साइन पे सिंपल का स्क्वायर थीटा है। अब देखो एक चीज़, जब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इसको क्या मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ये पता चल गया आपको 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हमने कैसे लिखा 2 इंटू 2 लिख के ही तो 4 लाया है, तो मतलब 2 इंटू 2 को हम 2 बार लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार आराम से लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे करो, एक बार यहाँ पे लिख लो, मैं सीधा मल्टीप्लाई न करा के सिंपल लिख रहा हूँ, और इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब स्क्वायर था मैंने 2 बार इसे लिख दिया। चलो ठीक है, इसके पीछे अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिख के दी थी। आइडेंटिटी था यहाँ पे कि देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके होते थे, ये 1 के बराबर होता था। उसी तरह से जब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो आप क्या लिख सकते हो, जब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि वो रिवर्स हो जाता। पार्ट 1 में देखना बहुत अच्छे से आइडेंटिटीज बताइए वहाँ पे, क्योंकि उसमें आइडेंटिटीज बहुत सारी अप्लाई हुई थी। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो अब आगे देखो क्या कर सकते हो। जब मेरे भाई ये कंडीशन है तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है LHS में कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, किसी भी कंडीशन में अगर मैं नीचे प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा बना लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है, हमें सिर्फ प्लस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप एक दिमाग लगा सकते हो कि मेरे भाई ये चीज़ तो आप ऐसे रहने दो, क्योंकि आप इसके साथ छेड़खानी करोगे तो ऊपर वाला एलिमेंट चेंज हो जाएगा, जो कि आपका LHS से मैच नहीं करेगा। इसके नीचे लगाओ यहाँ पे, ये क्या था 1 के बीच में माइनस, यहाँ पे लगाओ यू। अब देखो 1 है, अगर मैं इस 1 के ऊपर में स्क्वायर लिख दूँ कोई दिक्कत होगा क्या? अगर मैंने कहा कि इस 1 के ऊपर में अगर मैं स्क्वायर रख दूँ कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि अगर मान लो 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई फ़र्क तो भले ना पड़े, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बन रहा है रामबाण। तो भाई ध्यान रखना, ये जो रामबाण है मेंटोस जिंदगी, ये आपको हर जगह पेपर में अच्छा नंबर दिलवाएगा, क्योंकि आपको इन सब फॉर्मूले को याद रख लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, और a होता है यहाँ पे a माइनस बी। तो इट मीन्स कि ये तो है 1 जो है a का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस हो गया, अब b की जगह पे कॉस हो जाएगा। जब मेरे भाई ये कॉस हो गया तो हम 2 आइडेंटिटीज लगा सकते, एक प्लस में एक माइनस में। ये सब होते हैं रामबाण। क्या होता है भाई? रामबाण, बिल्कुल मेंटोस जिंदगी। ठीक मेरे भाई, तो अब देखो यहाँ पे इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ एक बार प्लस में कुछ भी एलिमेंट पहले लिख सकते हो, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ पर लिख सकते हो a माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब इनको मैंने इस कंडीशन में लिख दिया। अब एक चीज़ समझ आ रही होगी आपको कि यहाँ से ये माइनस से माइनस हो गया, कैंसिल आउट, और ऊपर कितना बच गया आपके पास में, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में बच गया 1 प्लस में यहाँ पे कॉस थीटा, क्योंकि आपको RHS में जो है यही चीज़ लाना था। तो अब देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? तो इसी को कहते हैं भैया, बढ़िया तरीके से अगर कंसेप्ट सीखोगे तो बहुत बढ़िया से बहुत आगे जा पाओगे। चाहे कंपटीशन लेवल का मैथ्स बना लो या आप किसी एकेडमिक ईयर का मैथ्स बना लो, आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा, इतना तो गारंटी है। बस ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। पार्ट 1 नहीं देखा वो मस्ट है देखना। उसके बाद साइंस के जो इंपॉर्टेंट NCERT के डायग्राम आ सकते हैं वो भी अपलोड है भाई, सारा कुछ अपलोड है। जो भी आपके मिड टर्म के लिए, प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए, अपने एंड से तो मैं हर चीज़ अपलोड कर ही रहा हूँ। अब मैं एक बार आपको रिविज़न करवाता हूँ। इस रिविज़न में ध्यान रखना क्या ज़रूरी है, जब भी कॉसेक थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा था, हमें RHS के बराबर लाना था। जब ये दे दिया हमने LHS यहाँ पे लिया और कॉसेक थीटा ये देखो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर था। फिर आपने कॉसेक थीटा को क्या चेंज किया 1 अपॉन में साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा आपने कॉस अपॉन में साइन थीटा। इतनी बात क्लियर होगी। फिर से होल ब्रैकेट एज इट इज है। फिर आपने लिखा इन दोनों का ले लिया आपने एलसीएम, ये दोनों हुआ तो एलसीएम के टेबल में साइन तो 1 टाइम्स में आता है, ये एज इट इज बच गया, बीच में माइनस कॉस को ऐसे, ये बच गया आपका होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम लिया था कंप्लीट होल स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो आपने क्या करा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आपने अलग लिखा, साइन के ऊपर स्क्वायर था तो साइन को भी आपने अलग लिखा। जब ये कंडीशन आती है तो आपने देखा कि जब दो बार चीज़ें होती हैं a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है तो आपने इसे 2 बार लिख लिया। कैसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन अब यहाँ पे जो काम आता है यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन यहाँ पे है तो साइन हमें इधर रखना है तो 1 ऑलरेडी उधर बचता है, कॉस को उधर लेके चले जाओ, सिंपल फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो साइन की जगह आपने क्या करा 1 ये स्क्वायर बाद में लगाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने सोचा 1 के ऊपर स्क्वायर रख देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे आइडेंटिटीज थोड़ी सी फील होने लगी तो मैंने उसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर रख दिया। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 का स्क्वायर करूँ तो मैं 1 ही होता है, तो स्क्वायर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भले फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन रामबाण तो यूज हो रहा है ना। तो हमने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, जो कि हम 2 चीज में लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने यहाँ पे क्या करा एक प्लस में लिख दिया और एक माइनस में, ये माइनस माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया दोनों, मतलब ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट, मतलब पूरा एलिमेंट कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस में कॉस थीटा, जो कि आपको चाहिए था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को फुल इज्जत दो भैया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रिपीट हुआ कॉन्सिक्यूटिव ईयर में, तो मे बी 10 ईयर में रिपीट हो सकता है। तो अब आप लोगों के हाथों में, तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी मेरे भाई। अब जो है आप लोगों के पास में टाइम कम है, जैसे मैंने आपको 2-3 महीना पहले ही बताया था कि 6 अक्टूबर के बाद से पेपर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो वो डेफिनेटली इतना ही होगा, लेकिन पता नहीं, लेकिन होगा इतना ही, 110% है 6 के बाद ही होगा। प्राइवेट स्कूल के तो चल ही रहे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाता हूँ, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है और जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल आपको करने में मदद मिलेगी। अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो ना, बस आप कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, आगे मैं देख लूँगा। ये सब चीज़ें समझ आ गई। चलो अब कुछ नए क्वेश्चंस को मैं चलो देखते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ खास है, ध्यान रखना। इसे हमें इन क्वेश्चन को कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने प्लस है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए के बराबर हमें 2 sec ए प्रूव करना है, मतलब LHS से RHS में। देखो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, आपको वहाँ से सारी आइडेंटिटीज पता होगी। आप लोग को मैंने एक वीडियो में किसी दिन थोड़ा सा भी टाइम मिलाकर 4 से 5 मिनट के अंदर में एक आइडेंटिटीज वाली सारी कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे कि 8वें चैप्टर में एक भी चीज़ ना बचे, जिसमें रामबाण भी आएगा, मेंटोस जिंदगी भी आएगी, सारी चीज़ करवा दूंगा भाई। मैथ्स यूँ हो जाएगी चुटकियों में। बस वही है, आपको ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट पे फोकस रखना है, जिससे कि किस तरह से मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको और किस तरह से आप इसे अप्लाई करते हो। ये भी आपके एक्सरसाइज 8.4 का कोई ना कोई क्वेश्चन है, देख लेना कौन सा क्वेश्चन है ये। मैं आपको सिंपल वे से सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि आप इजीली तरीके से इसे कर पाओ। देखो जब ये चीज़ है, आपको पता है ये LHS होता है और ये होता है हमारा RHS, ये पता चल गया होगा। तो आप ऐसा करो, ये जो LHS है हम यहाँ पे LHS से शुरू करते हैं। आप एग्जाम में ये चीज़ जरूर लिख के बता देना कि आप LHS को सॉल्व करके RHS ला रहे और लास्ट में LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करके बता देना। तो आप सबसे पहले इसे ऐसा करो, यहाँ पे कॉस ए अपॉन में यहाँ पे है 1 प्लस में साइन ए, ठीक भाई। फिर यहाँ पे प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने ये है 1 प्लस में फिर से साइन ए अपॉन में यहाँ पे कॉस ए। अब हमारा दिमाग काम करना शुरू करना चाहिए। जब आपने देखा कॉस है, हमें 2 sec लाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आइडेंटिटीज आपकी बनेगी, वो भी चीज़ें याद रखना। आप क्या कर सकते हो इसमें, जब भी एक तरह से डिफरेंट तरह का आपका डिनोमिनेटर आए, आप सीधा करो इसका एलसीएम,
एलसीएम करना है, इन दोनों को रख लो एज इट इज़ नीचे, 1 प्लस में साइन ए ये हो गया और यहाँ पर रख लो कॉस ए। क्या रख ले यहाँ पे? कॉस ए। जब आपने डिनोमिनेटर सेम रखा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे झमेले में मत पड़ना, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होगा आप करवा लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करवा लेना और इसको इससे करवा लेना और एज इट इज़ रख देना। कॉस को कॉस से करवाओगे क्या आएगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहे हो, बीच में प्लस का साइन, साइन 1 प्लस साइन ए को करवाओगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार लिख सकते हो ना। अगर मान लो यहाँ पे 2 × 2 तो मैं सीधा डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। जब इतना हो जाए तो अब इसे छोड़ दो अपने हाल पे। आप एक काम करो, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको एज इट इज़ रखो। क्या रखो यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ रखो, बीच में प्लस। अब यहाँ पे एक दूसरा रामबान, रामबान में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले 3, अभी मैं तीनों आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, एक तो आपको रामबान में एक ये याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक भाई। फिर अगला होता है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा भाई, यहाँ पे करते जाओ बढ़िया से। जब यहाँ पे माइनस होगा सिर्फ 2 के साथ माइनस लग जाएगा, a प्लस बी वाला हो गया आपका। फिर एक लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया आपका a माइनस बी। ये भी रामबान है और बहुत बेहतरीन वाला रामबान है। जब ये कंडीशन हो जाता है तो आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो मेरे भाई, आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इट मीन्स कि आप इसे a प्लस में बी का होल स्क्वायर मान सकते हो। तो कैसे लगाओगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो a की वैल्यू आपके पास 1 है तो यहाँ पर लगा लो a स्क्वायर, प्लस में लगा लो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यह आपके पास में साइन ए हो गया। इतनी बात समझ आ गई। तो नीचे क्या था? नीचे तो आपके पास पता है, उसको अभी छेड़खानी मत करना बिल्कुल भी, वरना वो गुस्सा हो गया तो दिक्कत कर देगा, आंसर एक भी नहीं आने का, ठीक मेरे भाई। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो नीचे वाले को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ऊपर वाले से मैं सारा काम करवा रहा हूँ। चलो यहाँ पे थोड़ा करके दिखाता हूँ। कॉस स्क्वायर है, आप ऐसा करो, कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दो, ठीक है मेरे भाई। उसके पास 1 का स्क्वायर प्लस लगाओ, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। साइन का स्क्वायर प्लस लगाओ, यहाँ पे साइन का स्क्वायर ए एज इट इज रहने दिया, प्लस में 2a1, अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, साइन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 साइन ए। क्या होगा यहाँ पे? 2 साइन ए। और नीचे क्या है? नीचे आपके पास जो है एज इट इज रख दो, ये है 1 प्लस में साइन ए, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में कॉस ए, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ आ गई। मैं दोबारा रिपीट करूं, बस अभी समझते जाना क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, आप ऐसे कर सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर ए अब प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एक साथ रख दिया, यहाँ पे प्लस ये 1 और ये हो गया प्लस में 2 साइन ए। ओ सॉरी, ब्रैकेट नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर ब्रैकेट का। ये क्लियर हो गया। नीचे है आपके पास में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, ये गिला है यहाँ पे कॉस ए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक दिक्कत खत्म। अब क्या कर सकते हो? कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता था? तो याद करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 के बराबर। इट मीन्स कि मैं इनकी वैल्यू की जगह पे क्या रख सकता हूँ मेरे भाई? मैं 1 रख सकता हूँ। तो मैंने रखा यहाँ 1, ये था ऑलरेडी प्लस 1, यहाँ पे था यहाँ पे 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ पर रख दिया आपने नीचे 1 प्लस में साइन ए, कट गया, नीचे रख दिया, ये हो गया कॉस ए। इतनी बातें समझ आ रही है आपको कि जितनी भी आइडेंटिटीज चल रही है किस हिसाब से चल रहा है। अब अगला क्या कर सकते हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस 1 कितना हो गया? ये हो गया 1 प्लस में 1 हो गया 2, अब प्लस में कितना हो गया? 2 साइन ए। नीचे तो वही है कॉस 1, देखो कॉस ए है, पहले लिख लेता हूँ उसे। अब 1 प्लस में क्या है यहाँ पे? साइन ए, ठीक भाई। इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या कर सकते हो? यहाँ से 2 कॉमन ले लो। क्या करो? यहाँ पे 2 कॉमन ले लो,
जब आपने यहाँ पे 2 + 2 से कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ 2 कॉमन में चला गया तो कितना बचा यहाँ पे 1। अब प्लस में होगा यहाँ पे सिंपल साइन ए, और नीचे बचा हुआ है आपके पास में कॉस ए, ठीक है, और नीचे बचा है 1 प्लस में साइन ए। ठीक मेरे भाई, ये बात समझ आ गया पे। जब ये सारी चीज़ें हैं तो आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, ये साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में बचा हुआ है यहाँ 2 अपॉन में कॉस ए। क्या लिखा है यहाँ पे 2 अपॉन में कॉस ए। कॉस ए को लिखते कैसे हो, कॉस ए को लिख सकते हो आप अपॉन में 2 अपॉन में सेक ए। कैसे 2 अपॉन में सेक ए, क्योंकि आपको पता है कि 1 अपॉन में कॉस को क्या लिख सकते हो कि सेक लिख सकते हो। तो इसीलिए आपने क्या करा 2 अपॉन में कॉस ए को क्या लिखा यहाँ पे 2 सेक ए, क्योंकि आपने 2 को एज इट इज छोड़ा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कॉस को क्या लिख दिया यहाँ पे कॉस को लिख दिया यहाँ पे सेक। क्या लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन में 2 को लिख दिया सेक, और सेक को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 1 से करवा दिया, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में कॉस को क्या लिख सकते हो 2 सेक ए। अब ध्यान सुनो, मैं आपको एक बार और बताता हूँ, एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जिस तरह से आपके पास में ये LHS था, ये LHS को आपने यहाँ पर रखा, आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, कॉस ए आ गया, इनको करवाया 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। जब ये कंडीशन हो गया तो यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया आपने कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ नीचे आपने एज इट इज रख दिया। फिर आपने ये चीज़ ऐसे रहने दिया। फिर आपने देखा कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक साथ रखा, इस 1 को एक साथ रखा और प्लस में 2 यहाँ पे साइन ए को आपने एज इट इज रख दिया। नीचे वाले से छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। कॉस ए प्लस में साइन ए स्क्वायर को वैल्यू कितना होता है, ये 1 होता है, ये 1 एज इट इज रह गया, यहाँ पे 2 साइन ए एज इट इज उतर गया। नीचे वाले से छेड़खानी करनी नहीं है, पहले मैंने बता दिया आपको, ये रहने दिया। फिर आपने देखा कि 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे क्या था 2 साइन ए। जब 2 साइन ए था तो यहाँ पे छोड़ दिया, नीचे वाले एज इट इज। फिर आपने देखा इन 2 + 2 साइन ए से क्या कॉमन ले लिया आपने 2 कॉमन ले लिया। तो जब 2 चला गया यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ 1, क्योंकि कोई भी नंबर छोड़ के जाता तो अपने आप को 1 छोड़ के जाता है। प्लस में यहाँ बच गया साइन, नीचे आपके पास था कॉस ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए। इससे ये दोनों पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, बचे यहाँ पे 2 अपॉन में कॉस। तो आप जानते हो 2 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में तो सेक, मतलब कॉस को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में सेक। तो इसीलिए आपके पास हो गया 2 अपॉन में कॉस किसकी वैल्यू बराबर हो गई 2 सेक, जो कि आपको यहाँ पे 2 सेक ए की वैल्यू चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन देखो, अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि आप थोड़े नए नए से कर रहे हो, ये दूसरी बार प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो, आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे, 110% आएंगे। बस आप लोग हार मत मानना, बस करके देखो, 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स करके देखो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ना मल्टीपल टाइम्स करने से होता है, जिससे कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चे, तो बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, अपने एंड से लाइक करना मत भूलना। यही आप मेरे लिए आपकी ओर से यही एक मोटिवेशन है जिसके लिए मैं हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। अब वैसे मैंने एक शिफ्ट को थोड़ा सा नीचे रिड्यूस किया है, तो मैं मे बी अब थोड़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को कवर कर पाऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई देखो आप लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो लोग भी सब इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों ने भी मेरी मदद की है और अभी कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना, आगे मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचाता रहूँगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको कम से कम 3 टाइम्स एक क्वेश्चन को करना है, जिससे किसे कहते हैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और भाई कोई भी 1000 सैंपल पेपर नहीं खरीदना, ना 1000 बुक खरीदनी है, लिमिटेड रिसोर्सेस मल्टीपल रिवीजन। बस 2 चीज़ याद रखना, ये मेरा कहना है। ऑफलाइन में मेरा ये ट्रैक चलता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड होना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, यही सक्सेस का की है। 10 किताब मत करो, एक किताब को 10 बार कर लो, बात बन जाएगी मेरे भाई। तो वही ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आ रहा हो सॉरी भाई, ठीक है, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग से उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी और आप लोग रगड़ के पढ़ रहे। का जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन बचा था वो मैं करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान सुनना, इस वाले में जो अभी मैं करवाऊँगा आपको, उसमें आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा, प्लस में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, शिद्दत से, बस फोकस से। अगर आपको आता भी है
फिर भी एक बार कंसेप्ट समझना कि मैं किस कंसेप्ट से कराता हूँ और किस हिसाब से आपको वो चीज़ें समझ आती हैं। तो ध्यान सुनना, इसमें आपको ये चौथे चैप्टर का आपको मतलब इस वीडियो के बाद चौथा चैप्टर निपट जाएगा जितने क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, अगर हो पाया तो एक और क्वेश्चन मतलब एक और वीडियोस होगी उसकी, जो कि फोर्थ चैप्टर पूरी कंप्लीट आपके निपटारा हो जाएगा उसका, और उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। बस कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बिकॉज देखो मैथ्स के अंदर में कंसेप्ट ज़्यादा मैटर रखता है। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहले दो चीज़ याद रखनी है आपको। जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में चौथा चैप्टर है ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था। अभी कान खोल के ध्यान से सुनो आप लोग, नेचर रूट वाला, नेचर रूट जिसमें कि d इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, वो तो छोड़ ही दो। पहला और दूसरा जिसमें कि दो नेचर रूट बनते हैं, आप इसको करके ही जाना है। अगर नहीं किया है आपके पास डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लो। वन शॉट भी अवेलेबल है, वो भी कर लो। इतनी बात समझ गए, क्योंकि आपको प्री बोर्ड का सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान सुनो। अगर प्री बोर्ड में कम नंबर आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ और पता होगी आपको, जिस बच्चे का प्री बोर्ड के अंदर में इस बार कम नंबर आते हैं, ध्यान से सुनना, उसके ना 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और अदर बच्चों को मे भी पहले दिया जा सकता है। क्योंकि आप लोग को जिस बच्चे का अगर इस प्री बोर्ड में कम नंबर आए, मे भी एक और प्री बोर्ड भी उनके लिए लिया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक है। तो प्लीज ध्यान सुनो, जितनी क्लासेस आ रही शिद्दत से करते जाओ, और इससे पहले कि जितने भी क्लासेस अवेलेबल है वो कर लो भाई, रामबाण है। ध्यान से सुनना, आपको पता है कि बेफालतू का टाइम यहाँ पे वेस्ट करना नहीं है, आपको आउटपुट लेके जाना। बिकॉज टाइम इक्वल्स टू मनी होता है, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करो उतना आपकी बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरा ये कहना होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, और लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना, और अपना क्या स्ट्रैटेजी होगी नेक्स्ट जो अगला चैप्टर होगा उसका, वो भी आप ध्यान से सुनना। और इससे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखो, पूरा फोकस लगाओ और समझना कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि कंसेप्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले पर चलेगा, ठीक है, मैं आपको मतलब लिखूंगा, तो आपको पता है पिछली बार क्या लिखने के बाद बहुत ज़्यादा मिटाना पड़ता है, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, टाइम सेव करना पड़ेगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा चीज़ें आएँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लिख रखा है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन दिखेगा जब मैं इसे सेट करूंगा। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द सम ऑफ द स्क्वायर, क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, द सम ऑफ द स्क्वायर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 110, डिटरमाइन द नंबर या फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, हिंदी वाले बालक ध्यान सुनना, कर्मपाती प्राकृतिक संख्या जो क्रम से लगते हैं ना, अभी बताता हूँ कंसेक्यूटिव क्या होता है। कर्माकित जो प्राकृतिक संख्या होता क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर मतलब जितने भी आपके, ध्यान से सुनो, जितने भी आपके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है उनके सम जो है ना 110 के बराबर है। अब ध्यान सुनो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप यहाँ पे डालो यहाँ पे आंसर, ठीक है भाई। इसमें क्या रहा है यहाँ पे, सम ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कंसेक्यूटिव जो होता है नेचुरल नंबर होता क्या है। कंसेक्यूटिव यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पे कि क्रमांकित, ठीक है, क्रमांकित प्राकृतिक संख्या, ठीक भाई। ये होता क्या बच्चे, जब भी कभी भी आपके पास कर्माकित इस तरह के क्वेश्चंस बोला जाता है तो आपको सबसे पहले लेना होता है x, फिर लगा दो यहाँ पे कोमा, फिर लगाना होता है आपके पास x+1, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो आपको सीक्वेंस बढ़ाना होता है। क्योंकि आपको पता है जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिस नंबर को हम गिन सकते हैं, वो सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसीलिए आपके सामने कुछ इस तरह से बनता है x+1 और ये हो गया आपके पास में x+2। अब ये जो x है ना, इसको 1, ये 1 और ये 1, इट मीन्स कि ये हमारे पास 3 टर्म हो जाते हैं। क्योंकि आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 यहाँ पे
3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है मेरे भाई। तो पहला हमारा टर्म हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूटिव की बात होगी, क्रमांकित की बात होगी, आपको हमेशा x डिटरमाइन करना ही करना है, समझ गए। उसके बाद नंबर जोड़ा जाएगा। तो उनकी बात कह रहा है यहाँ पे, ये इनके जो सम के स्क्वायर, क्या सम था ना, कह रहा है इनके 3 सम का मतलब क्या हो गया, आप ये कोमा हटाओ, लगा दो प्लस, क्योंकि लास्ट में आपको वेरी करना है, ये लगा दिया प्लस, इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, और ये है आपके सामने 110 के बराबर। समझ आ गया। मतलब आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर दिया हुआ है। पहला आपका x होता है, x प्लस 1 होता है, x प्लस 2 होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव क्रमांकित में आपको x को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कह रहा है इनके स्क्वायर, मतलब क्या रहा है, ये जो नंबर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर जो है ना 110 के बराबर है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ऐसे कौन से 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है जिनके स्क्वायर करने पे 110 के बराबर आना चाहिए। अब देखो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। इसको रखते हैं नीचे, ठीक है भाई। अब ध्यान सुनो, ये x है, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। ये x है, x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको एक आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, क्या देखो, आप अगर आपने देखा होगा पिछली क्लासेस, उसमें मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये मैंने आपको शुरुआती क्लास में दिखाया था, बताया था। प्लीज़ अगर चौथा चैप्टर नहीं किया ना आपने, प्लीज़ जाके आप कर लो। अगर आपने पहले भी किया हुआ है कर लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई। 1 शॉट्स अवेलेबल है आपके पास। ये बात समझ गए। अगला क्या कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। इट मीन्स कि आपने लगाया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आपके सामने ab की वैल्यू होगी यहाँ पे। फिर लगा दो बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाना पड़ेगा। सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या कर सकते हो, फिर से आगे हमारे पास a स्क्वायर प्लस में 2 का b स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये हो गया 110 के बराबर। आपने इनको एक्सपेंड कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चे, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और हैगा एक्स स्क्वायर ये, और कहीं नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को क्या करो, जोड़ दो। तो आपने क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया टोटल आपके पास में 3x स्क्वायर। बात समझ आ रही है आपको। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो यहाँ पे लिखो आप 1 का स्क्वायर होता है 1। 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, 1 का कोई वैल्यू है नहीं इसमें, मल्टीप्लाई यही रह जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 2x। ये तो हमने कर लिया यहाँ पे। ये प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब प्लस में 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपके साथ 4x। समझ आ रहा बच्चे, मैंने क्या करा, पहले मैंने स्टेप बचाने के लिए मैंने इन सबको जोड़ के सीधा 3x स्क्वायर लिख लिया। फिर हमने देखा ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का x है क्या तो 2x आ गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 2 जा 4 और x, तो ये हो गया आपका 4x। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसे थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, ये आपके पास 3x स्क्वायर प्लस में इस बार नंबर जोड़ेंगे तो ये 1 है, 1 के बाद आपके पास 4 मतलब 5 आ गया। तो ये आपके पास नंबर कितना आ गया बच्चे, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और तो कोई नंबर है नहीं। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद लगाओ प्लस, अब x वाली वैल्यू चेक करो, ये हो गया 2x, ये हो गया 4x, तो 2 मतलब सारे सम कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 6x, अब बराबर कितना 110 के। ये बात समझ आ गई यहाँ पे। अगला टर्म देखो, ये है 3x स्क्वायर प्लस में ये है 6x बराबर में 110। इस नंबर को इधर ले आओगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है उस साइड ले जाओगे। अब क्या बच रहा है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में ये 6x बराबर में 105। ठीक है भाई, आप इसे क्या कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 6x, इसको ले आओगे इधर, ये हो गया 105 बराबर में 0। अब एक चीज़ दिख रहा है आपको, ये किस फॉर्मेट में बन गया,
एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब कुछ भी करो आप, फैक्टराइजेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास में ये स्टैंडर्ड यूनिट बन गया। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था शुरुआत वाली क्लास में कि किसी भी कंडीशन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आप चाहे डीस वाला फॉर्मूला लगा लो या फैक्टराइज वाला फॉर्मूला लगा लो, हमें यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें कुछ बोलता नहीं है। तो सीधा सीधा आप ऐसा करो, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पे आप फैक्टराइज मेथड लगा दो। ठीक है भाई, आगे देखो करते क्या है। तो मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर लगाइए नंबर, हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² प्लस में 6x माइनस 105 इक्वल्स टू 0। अब एक ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा कि यार देखो यहाँ पे 3x² है, प्लस में 6x है, माइनस का 105 है, इक्वल्स टू 0 है। आपको पता है कि यार a है, ये b है और ये c है। हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पिछली क्लास याद होना चाहिए, a मल्टीप्लस c करके प्लस माइनस में क्या लाना पड़ेगा, b लाना होगा। लेकिन आप ये देखो ये 105 है, यहाँ पे 3 है, अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है कि किसी भी तरीके से स्क्वायर का कोफिशिएंट ये जो है इसे फ्री कर देना है। तो क्या यहाँ पे x² ये जो 3 हम फ्री कर सकते हैं। फ्री कब हो सकता है, अगर ये 3 यहाँ से हट जाए। 3 कब हटेगा, जब 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। इट मीन्स ये देखो, अगर यहाँ की चीज़ों को कोफिशिएंट को हटाने के लिए, x² के कोफिशिएंट को हटाने के लिए जिस चीज़ से वो कोफिशिएंट हटेगा वो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर मैं 3 को इससे हटाऊंगा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक इक्वेशन सेट कर देता हूँ 3 से डिवाइड करके। अगर सपोज करो 3x² है, प्लस में यहाँ पे 6x है, माइनस 105 है। ठीक है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा, इसे भी 3 से करूँगा, इसे भी 3 से करूँगा, तो क्या बन सकता है बच्चे, 3 से कैंसिल आउट, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में 5। तो मतलब ये बन जाएगा हमारे पास सीधा सीधा x² प्लस में ये 2x माइनस में ये होगा 35। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन सकता है, क्योंकि 3 कंप्लीट सबसे डिविजिबल हो रहा है। तो आप याद रखना, इसको पूरे 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास बनता है x², ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा कितना 35 बराबर में 0। तो ये आपके पास इस तरह के इतना सारा आपका स्पेसिफिक बन गया। अब आप कोई सा नंबर सोचो, ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब आपको ये वाला मेथड लगाओ कि a ये है, b ये है, c ये है। a की वैल्यू कुछ नहीं, आपके पास 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 35 है। अब करना पड़ता है a मल्टीप्लस c, जोड़ने घटाने पर लाना होता है हमें b। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, a की वैल्यू हो गया 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हो गया माइनस का 35, तो ये हो गया माइनस का 35। ठीक है भाई, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई 35 हो गया। अब इसे ऐसे 2 नंबर से ब्रेक करो जो जोड़ने घटाने पे आपके पास 2 आए x में, मतलब कि पॉजिटिव में 2x आए। क्या कर सकते हो, ऐसा 2 नंबर सोचो, कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने पहले सोच लिया था इसका फैक्टर। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 चलो 3 थर्ड। तो क्या आपने सोचा कि 35 ऐसे 2 नंबर का कौन सा फैक्टर बन रहा है जो कि जोड़ने घटाने पे आपका, मतलब जोड़ने पे इस बार 2x आए। चलो देखते हैं। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है 7 5 जा 35, मतलब कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 भी आएगा। यहाँ पे 7 में से 5 को घटा दोगे तो 2 भी आएगा। तो हमारे लिए ये दोनों नंबर सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हटाते यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप लिखो यहाँ पे x² प्लस में यहाँ पे 7x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2x है इसीलिए मैंने इसके साथ प्लस रखा है और इसके साथ माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसके साथ माइनस रखता और यहाँ पे प्लस, क्योंकि फिर यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता माइनस, तो मेरे को माइनस में आंसर मिल जाता। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे प्लस का 2, तो ये हो गया आपके पास में 5x माइनस हो गया 35 बराबर में 0। अब इसको और इनमें से क्या लेना है आपको कॉमन, आप जरूर देखना शुरुआत वाले पार्ट भाई। आप x² प्लस 7x में से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे कॉमन ले लिया आपने x, तो क्या बच गया यहाँ पे x प्लस में ये हो गया आपके पास 7। समझ गए, यहाँ पे x क्या करा आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर आपने क्या करा
यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 2x था तो 1x बच गया, प्लस में x चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे 7 बच गया। ये बच गया आपके पास में माइनस, क्योंकि जो सिंबल है वही लेना पड़ेगा। फिर आपको इनमें से लेना है कॉमन, तो देखो इसके साथ x तो है नहीं तो आप x नहीं ले सकते, लेकिन आप यहाँ पे 5 ले सकते हो। अगर ये 5 बाहर चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे x। माइनस और माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस और माइनस हो गया आपके सामने प्लस, और 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है 7 बार में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब ऐसा कभी भी फैक्टर आपको चेक करना है तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों जो कॉमन आ रहे हैं बीच में क्या सेम है या नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है बच्चे, सेम आ रहा है। तो इट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, अगला स्टेप जो सेम आया है x + 7 उसे एक साथ लो, और यहाँ पे बच गया x - 5 उसे एक साथ लो। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद कर सकते हो x + 7 = 0, ये x बराबर में इधर आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया। फिर दूसरा नंबर है x - 5 बराबर में 0, ये इधर कर दोगे पॉजिटिव का आ गया। आपको क्या करना है बच्चे, जब भी कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि आपके पास 2 फैक्टर निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन उन फैक्टर में आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कैरी करना है। जैसे मान लो कोई आपके पास में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रेन वाला आ जाएगा, बोट एंड स्टीम का आ जाएगा, टाइम एंड वर्क का आ जाएगा, और वेजेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कैसे डील करोगे। तो दिमाग को शांत करके अच्छे तरीके से समझना कि जब भी कभी भी 2 फैक्टर बनेगा उसमें जो पॉजिटिव फैक्टर होगा उस पॉजिटिव फैक्टर को आप पिक करना, नेगेटिव को छोड़ देना। आपका आंसर 110% सही जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई 5। इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे बच्चे ये माना था x + 1 x + 2, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता चल गई है 5 है। ये 5 हमने पहला नंबर 5 होता है, इसका स्क्वायर कहने का मतलब था, ठीक है। फिर यहाँ पे x, तो x की वैल्यू क्या करोगे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये 6 की स्क्वायर प्लस लगाओ 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ये 7 के स्क्वायर बराबर रखो 110। अब हम चेक करते हैं क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। अब ध्यान सुनो कैसे पता चलेगा। अगर 7 का स्क्वायर हमने चेक किया तो 5 का स्क्वायर चेक किया कितना हो गया 25, प्लस में 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36, ये चेक किया तो कितना आ गया 49, इसके बराबर रख दिया 110। तो अब हमें ये पता चल रहा है अगर ये सारे नंबर हमने एक साथ रख दिया है, इसको जोड़ने के बाद इसके बराबर आना चाहिए। जोड़ते चलो, यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 5 हो गया 20, 2 बच गया यहाँ पे, 4 और 2 6, 6 और 3 हो गया 9, और 9 और 2 हो गया 11, 110 बराबर में 110। ये हो गया LHS = में RHS। ये आपको करना नहीं है, मैंने बस आपको बस दिखा दिया कि जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कॉन्स्टिट्यूटिव में आपको x मानना होता है, फिर x + 1 x + 2, चाहे स्क्वायर बोलता क्यों बोलता उतना हम उसके बराबर रख देते हैं। ये x के स्क्वायर x आ गया, a + b का हमने आइडेंटिटीज यहाँ पे खोल दिया, फिर हमने देखा x वाले 3 बार आ रहे, 3 बार हमने लिख लिया। नंबर को हमने देखा यहाँ से 4 यहाँ से मिल रहा था और 1 यहाँ से, तो 5 ये हो गया, 2x यहाँ से मिल गया था, अब 4 मतलब 4x यहाँ से, 2 और 4 कितना हो गया 6x बराबर में 110। फिर ये वैल्यू ऐसे रहने दिया, ये 5 को जो है इधर लेकर आ गया, तो 110 में से 5 गया, तो मतलब कि 110 में से 5 गया 105 बच गया। फिर हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। उसके बाद सबसे असली खेल जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखा ये नंबर से ऐसा कुछ दिमाग लगा सकते हो जिससे कि ये सारे नंबर हमारे लिए x का कोफिशिएंट फ्री हो जाए। तो 3x प्लस में 6x माइनस 105 कर लिया, बराबर में आपने 0। ये 3 से डिवाइड करने पे आपके पास में, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये देख लो आपने यहाँ पे मैंने बताया 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे कंप्लीट, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, 3 से डिवाइड करने के बाद ये फ्री नंबर बच गया। हमें पता है कि a इंटू सी करना होता है, फैक्टराइज में सिखाया मैंने आपको, a इंटू सी प्लस माइनस पे b आना चाहिए। ये सारे कंडीशन लाने के बाद आपको फैक्टर करना है, फिर पॉजिटिव नंबर लेना है। पॉजिटिव नंबर लेने के बाद आपने यहाँ पे चेकआउट कर लिया कि किस तरह के क्वेश्चन ये है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताना कि मैं और अच्छे तरीके से और कुछ मेथड से बता पाऊँ। ये आपका सबसे सिंपल मेथड था, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट कंसेप्ट एक बार सीख जाओ तो भाई डंका बज जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपको सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे मुझे लग रहा है ठीक, जो मैं ऑफलाइन में चीज़ें चला रहा हूँ, अगर उसी तरह से मैं आप लोग को भी होता है, डिस्टेंस होने के बाद कुछ टाइम लगता है वहाँ पे, या कभी कभी क्या होता है स्पीड ज़्यादा होती तो टाइम कम लगता है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होती। उस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से सुनना, यही फैक्टराइज करना। इसके बाद अगर आपके पास अगर टाइम ना हो तो मत भी करना, कोई नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, लेकिन इन क्वेश्चंस को कर जाओ तो आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लैंग्वेज बेस के वर्ड प्रॉब्लम है। तो दोस्त ध्यान से सुनना, थोड़ा वक्त देने से अगर आपके 4 से 5 नंबर सही हो रहे हैं तो आप लोग इस वक्त को बिल्कुल एकदम इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि आपके प्री बोर्ड में डंका बजेगा और सेम क्वेश्चन आपके फाइनल में भी आने के चांसेस हैं। जो 16 से 17 MCQ आएंगे वो भी मैं आपको डेफिनेटली करवाने की कोशिश करूंगा सारे चैप्टर से। तो देखो आपको डिस्प्ले पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आपके सामने मैं क्वेश्चंस पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि मिटाने का बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा। इसमें कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि अ पैसेंजर ट्रेन टेक 3 hours लेस फॉर अ जर्नी 360 किलोमीटर। कह रहा है यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन जो है ना, मतलब जितना ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर, उसमें जो पैसेंजर ट्रेन 3 घंटे कम लेती है एक जर्नी को 360 किलोमीटर को ट्रैवल करने में। इफ़ इट्स स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। कहने का मतलब हो गया जितनी उन ट्रेन की स्पीड थी, यूजुअल स्पीड थी, उसमें 10 किलोमीटर के हिसाब से तेज चलने लगा, तो उसको डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटा कम लगा। सपोज करो अगर आप हो, आप यहाँ पे दिल्ली से मुंबई जाते हो, दिल्ली से मुंबई जाते हो, सपोज करो हम डिस्टेंस मानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन चलो ड्रॉ करता हूँ। अगर मान लो मैं दिल्ली से यहाँ पे मुंबई जाता हूँ, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 360 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 के स्पीड से जा रहा था, कितने की स्पीड से जा रहा था? 10 के स्पीड से, तो ऑब्वियस बात था मुझे 5 घंटा लग रहा था। लेकिन मैं इसी 10 के स्पीड में 5 की स्पीड और ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे टाइम कम लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे यही कंसेप्ट कह रहा है मेरे बच्चे कि जितना 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको कवर करने में 3 घंटा कम लेता है यूजुअल स्पीड से। जितनी स्पीड पहले लेता था उसमें 5 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की स्पीड क्या की? बढ़ा दिया, तो इसका जो है यहाँ पे टाइम कम लगने लगा। अब क्वेश्चन का ध्यान से सुनो, क्या क्वेश्चन है यहाँ रख देते हैं, नीचे हो जाए भाई सही से। चलो छोड़ो, देखो भाई ये बात यहाँ तक समझ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना होता है बहुत पेशेंसली डील। अब पेशेंसली डील कैसे करोगे बच्चे? ध्यान से सुनो कैसे करोगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले एक चीज़ याद रखना, 3 फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आपको, वो 3 फॉर्मूला याद रखना, जीवन में काम आएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। कह सकते हो यहाँ पे जो दूरी है, दूरी बट्टा होता है इक्वल्स टू स्पीड, मतलब होता है चाल। क्या होता है यहाँ पे? चाल। और टाइम का मतलब होता है यहाँ पे समय। ठीक भाई, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा। जब भी कभी भी किसी भी चीज़ का स्पीड निकालोगे तो आप मतलब डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इनटू टाइम करोगे। आपके सामने दिख रहा है, सपोज करो मैं यहाँ से आप मान लो आप अपने घर से स्कूल जाते हो, 2 मिनट में पहुँच रहे और 10 की स्पीड से, तो आपको पता है कि पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है। अगर वही स्पीड निकालना है तो आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दोगे, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दोगे। ये 3 फॉर्मूला लगा देना। जब भी कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको डिस्टेंस दूरी निकालना होगा तो चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर उसी को आपको स्पीड को निकालना है तो स्पीड एज इट इज छोड़ा, टी से डिवाइड कर दिया। अगर टी निकालना है तो आपने डिस्टेंस को एस से डिवाइड मतलब स्पीड से डिवाइड कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में खेल कुछ और है मेरे भाई। इसमें कह रहा है आपका जो यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड को आपको मानना है यहाँ पे x, क्योंकि यूजुअल स्पीड में ही 10 किलोमीटर की स्पीड और ऐड होने से 3 घंटा कम लग रहा है।
ये बात हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास में, दूरी है आपके पास में 360 किलोमीटर। ठीक भाई, तो अगर एक चीज़ बताऊं, अगर मान लो मुझे टाइम निकालना है, अगर मुझे समय निकालना है, तो समय निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास है 360, स्पीड है x। समझ गए। अगर मैं यूजुअल स्पीड से जा रहा होता, नॉर्मल स्पीड से जा रहा होता, तो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए x टाइम लगता, हमें जितना पता है। लेकिन इन्होंने क्या दिया, जितना मैं यूजुअल स्पीड से जा रहा था उसमें 10 किलोमीटर की स्पीड थोड़ी बढ़ गई तो टाइम कम लग गया। तो मतलब एक इक्वेशन यहाँ सेट करो, 360 किलोमीटर के डिस्टेंस में सही कवर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसमें 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, 3 घंटा कम लगा। क्या लगा बच्चे, 3 घंटा कम लगा, मतलब टाइम सेव हो गया यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे बन गया। समझे, ये आपका जो इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है इंक्रीज होने के बाद। ठीक है भाई, अब देखो अगला स्टेटमेंट, और बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट आपको दिल दिमाग में बैठा के रखना है। जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह के फॉर्मेशन में आपके माइंड में बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन होना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड का। वो फैक्टराइजेशन मेथड देखो कैसे। अब यहाँ पर आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है आपके पास में 360, ये x, इसको ले आओ इधर -360 अपन में x प्लस में 10 बराबर में रखो 3। अब यहाँ से ये आपके बनेंगे एक प्यारा सा इक्वेशन। ये आपने बना दिया, इसे वर्ड प्रॉब्लम को तोड़ के बना दिया इस तरह से। कैसे यहाँ पे माइनस, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे जभी तो पता चलेगा ना स्पीड कितनी थी, और 3 घंटा तो हमें पॉजिटिव में लग ही रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए बच्चे, अब बहुत प्यार से क्या कर सकते हो, 360 अपन में x, ये माइनस 360 अपन में ये x प्लस 10 बराबर में 3। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन एलसीएम को ऐसे लो और यहाँ पे इसको भी क्या करो, x प्लस में 10 एज इट इज रख दो। समझ आ रहा है क्या करा मैंने, इन दोनों को सेम एज इट इज रख दिया। आप लोग भी पेपर में इसी तरह के करना, यही कंसेप्ट लगाना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये डिनोमिनेटर में, मतलब कि हर में जो भी चीज़ होगा नीचे रख देना और साथ में सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना। क्या करना, सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना। 360 को ये x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो 360 को ऐसे रखो, x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, बीच में साइन ऐसे रहने दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब बात समझ आ रही है, आपको कहीं धक्का मुक्की नहीं करना है, सीधा डिनोमिनेटर को नीचे रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है, बस आंसर आपका सेट हो जाएगा। अब ऐसे करते तो x के टर्म में x ये कट जाता, बचता ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते तो यही टर्म बचता। तो इतना टाइम मत लगाओ, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, आपके सामने आंसर आ गया। इसे यहाँ से हटाओ और यहाँ पे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा। तो इस टर्म को क्या कर सकते हो, 360 को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 360x आएगा। फिर 360 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। ठीक है भाई, फिर बीच में आपके पास आ गया यहाँ पे माइनस, कितना यहाँ पे माइनस, समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे माइनस आने के बाद 360 को फिर आप करो x से, तो ये हो गया 360x, क्योंकि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 360 इंटू एक्स, तो 360 इंटू एक्स, नीचे रख लो, ये नीचे क्या है, ये है नीचे x, और x प्लस में 10 अब बराबर में है आपके पास में 3। अब इतनी बात समझ गए क्या करा मैंने, इनको नीचे डिनोमिनेटर लिया, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, हाँ लेकिन एक चीज़ दिख गया, 360 ये x भी है, अब माइनस का 360 भी है और x भी है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो मतलब ये दोनों टर्म क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास बच गया बच्चे यहाँ पे 3600 अपन में इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराओ और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो गया आपके सामने x स्क्वायर, अब प्लस में हो गया आपके पास में ये 10x बराबर में हो गया 3। देख लो कितना आराम से आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं तो नीचे मानो 1 करवा दो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 36 को इससे करवाओगे और इसको इससे, तो 36 को करवाया तो ये हो गया 3600। ठीक भाई, समझ आ रहा है यहाँ बच्चे, इसके बराबर लगाओ इक्वल्स टू 3x को, मतलब x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर, 10 को x से करवाओगे तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 10 3 जा 30x, कितना आ जाएगा 30x।
ये बात समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी? हमने क्या करा, 3600 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3600 बच गया, इक्वस टू मतलब 3 को 3x से करवाया तो 3x², बीच में हो गया प्लस, और 3 को 10x से करवाया तो हो गया 30x। समझ आ रहा बच्चे? अब देखो या क्या करो, चाहे इसको उधर ले जाओ, इसको तो हम इसी को ले जाते इधर, तो ये रख लेते हैं यहाँ पे 3x² प्लस में 30x, इसको ले आते हैं माइनस इधर, ठीक है, बराबर में रख लेते हैं 0। अब देखो एक चीज़, ये हमारा क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म? हाँ भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये भी x² हो रहा है, ये भी x बन रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट तो है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला था, आपको ये वाला एलिमेंट फ्री करना है। हम चेक करते हैं क्या 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करने पर क्या पॉसिबल है। तो हमने चेक करा 3 से डिवाइड करने पर, अगर मान लो मुझे यहाँ पे 3x प्लस में 30x माइनस यहाँ पे 3600 बराबर में 0, 3 से मैं डिवाइड करता सबको, क्या करता 3 से डिवाइड, तो ये 3 से कैंसिल आउट होता, 3 से ये 10 बार में कैंसिल आउट होता, 3 एकम 3, 3 6, ये 0। मतलब कि हमारे पास नया इक्वेशन x² प्लस में 10x माइनस यहाँ हो गया 1200। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब एक परफेक्ट हमारे पास क्या बन गया बच्चे, परफेक्ट आपके पास एक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट बन गया है फैक्टराइजेशन करने का। अब यहाँ पे आप लगा दो, इससे हटाओ, यहाँ पे लगाओ आप क्वेश्चन सीधा सीधा कि ये है आपके पास x², अब प्लस में है आपके पास 10x, अब माइनस में है यहाँ पे 1200 बराबर में 0। ठीक भाई, क्या है यहाँ पे आपने लिख दिया इसको। ये करने के बाद अब दो चीज़ वही फैक्टराइजेशन, ये है a मल्टीप्लाई, यहाँ पे a मल्टीप्लाई c, जोड़ने घटाने पे लाना है b। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 1 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितना है, माइनस का 1200 है। ये तो भाई कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा आंसर। ठीक भाई, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया, माइनस 1200 मतलब 1200। अब इसको दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो आपको मल्टीप्लाई करने पे 1200 दे, मतलब 1200 दे, और जोड़ने घटाने पे मतलब प्लस करने पे आपका यहाँ पे आ जाए 10x। अब कैसे कर सकते हो, तो एक दिमाग लगाओ मेरे बच्चे कि आपके पास यहाँ पे 10x है, माइनस का 1200 है, तो अगर मान लो 1200 को छोड़ देते हैं एक पल के लिए, तो उससे नीचे नंबर हम कितना 1200 है और ये 10x लाना है, तो कैसे लाओगे आप, ला सकते हो। दो नंबर ऐसे हैं, हमने सोचा एक नंबर माइंड में आ रहा है यहाँ पे 40 × 30, मतलब ये टोटल कितना हो रहा है 1200। कितना हो रहा है 40 × 30 से कितना हो रहा है बच्चे 1200 तो हो रहा है। अगर मैं 40 में और 30 को घटाऊं तो मेरा 10 भी तो बन रहा है। तो कहने का मतलब हो गया मेरे पास 40 में से 30 को घटा दूं तो मेरा बन रहा है यहाँ पे 10 भी। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब क्या होगा, उधर दिख नहीं रहा होगा तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे कर देता हूँ कि आपके पास में ये 40 × 30 करोगे तो ये आ जाएगा 1200। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 40 में माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 10x। समझ गए, क्या कर सकते हो, अब तो बहुत आसान है, ये कर सकते हो। सॉरी 10 नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 40x माइनस में 30x माइनस में 1200 इक्वल्स टू में 0। ये बात समझ गए इतना। फिर आपके साथ इनमें से क्या लेना है, कॉमन। आप क्या लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। ये क्या है आपके पास में x, क्योंकि देखो x² था प्लस में 40x था, तो यहाँ से क्या करा आपने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया सिंपल x, बीच में लगा दो यहाँ पे प्लस, ये 40x है तो 40x तो चला गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 40, बीच में लगाओ साइन माइनस का। इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग, यहाँ से कॉमन 30, तो ये बच गया x माइनस माइनस प्लस, और 30 के टेल में 1200 कॉमन कितने टाइम्स में आता है 40। अगर उतना भी ज़्यादा दिक्कत हो आपको बताइए, ये इजी कॉमन आ गया तो ये भी इसके बराबर ही होगा। तो कॉमन वाले को रखो एक साथ और जो रिमेनिंग आया है उसे रखो एक साथ। फिर क्या हुई फैक्टराइजेशन, x + 40 बराबर में 0, ये लो x - 30 बराबर में 0। अब क्या कर सकते हो, आसान हो गया भाई, ये चला गया माइनस में, इधर 40 क्योंकि प्लस में था तो उधर माइनस में चला गया, ये x के बराबर ये नेगेटिव है तो इधर चला गया इसमें। तो
आप एक चीज़ देखो, क्या लेना आपको, प्लस, मतलब आपका यूजुअल स्पीड कितना हो गया 30, क्योंकि ये नेगेटिव हमें नहीं ले सकते। एक स्टेटमेंट दे देना यहाँ पे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए हमारा यूजुअल स्पीड कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आपने देखा ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है बट कंसेप्ट खतरनाक है। अगर आप ये सीख दो 4 से 5 नंबर आपके इस चैप्टर से कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखो, आप यूजुअल स्पीड x माने, टोटल डिस्टेंस 360 था, आपने एक टाइम निकाला तो डिस्टेंस को टाइम स्पीड से माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं। इस तरह से अगली बार स्पीड बढ़ गई तो मैंने जितना यूजुअल स्पीड था उसी में 10 किलोमीटर और बढ़ गया तो टाइम 3 घंटा कम लेने लगा। ये नीचे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 360 हमने क्या करा, इन दोनों का नीचे एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया जिससे कि आसान काम हो जाए आपके लिए। फिर हमने यहाँ से सेम वही फंक्शन करते करते एक स्टैंडर्ड यूनिट बना है, हमने एक फैक्टराइजेशन बना, फैक्टराइजेशन बनाने के बाद हमने यहाँ पे फैक्टर बना के लाग में हमने अपना फैक्टराइजेशन मेथड से अच्छे तरीके से आंसर निकाल लिया और इसका आंसर आपका आ गया 30। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। दोस्त अच्छे लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि क्लास कितनी अच्छी लगी आपको। और ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके पेपर में, 110% आएंगे। तो ये टाइम डिस्टेंस का हो जाए या ट्रेन डिस्टेंस वाला हो जाए, इनको नहीं छोड़ना है। और जिस तरह से मैंने बताया आपको नेगेटिव आंसर को पिक नहीं करना है, जब 2 फैक्टर आएगा तो पॉजिटिव वाले को ही पिक करना है, क्योंकि कभी भी इसके बाद नंबर नेगेटिव में नहीं जाता है फैक्टराइजेशन में। ठीक दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना और ये भी बता देना नेक्स्ट कौन सा सेशन आप लोग को चाहिए कंसेप्ट के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा इसके साथ, जब से पहले कंसेप्ट सीखो जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को बिल्डअप कर पाओ, क्योंकि आपका हिम्मत उठ सके, बढ़िया हो सके और पेपर में झंडे गाड़ दो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।